लोहागढ़, पुराना किला। लोनावाला की तरफ कोंडाना का रास्ता पुणे की तरफ जाता था और उससे पहले ही लोहगढ़ का पुराना किला पड़ता था, जो कि काफ़ी मशहूर था, फेमस था। रोज़ ही 1,000 से ज़्यादा लोग उसको देखने के लिए आए होते हैं। वहाँ बाग थे, फूलों की क्यारियाँ थी, झील थी। ऐसी जगहों पर जैसी दुकानें होनी चाहिए वो दुकानें भी थी, खोमचे वाले भी थे। पुराने किले की सरकार भरपूर देखरेख करती थी। यही वजह थी कि वो काफ़ी हद तक ठीक ठाक नज़र आता है। किला ज़रा सा ऊपर को बना उठा हुआ काफ़ी बड़ी जगह में फैला हुआ था, जहाँ परिवार वाले लोग भी आते और लड़के लड़कियाँ ग्रुप में भी आते थे। सुबह से शाम तक वो सारी रौनक से भरी रहती थी। रात 1 बजे के बाद सिर्फ किले के वर्कर्स और चौकीदारी रह जाते थे, जिन्हें रहने के लिए काफ़ी दूर क्वार्टर बनाकर दे रखे थे। वो और उनका परिवार उन्हीं क्वार्टर पर रहता था। किले के भीतर बड़े बड़े कमरे थे, राहें बनी हुई थी। ऊपर भी किले के कमरे थे। पूरा किला देखने में 1 डेढ़ घंटा तो कम से कम चाहिए था। फिर बाहर बाग, रिवर और तरह तरह की चीज़ें थी। दिन का वक्त तो इस तरह कट जाता था कि पता ही नहीं चलता था। लेकिन पिछले 15 दिन से किले की देखभाल करने वालों के लिए एक आश्चर्यजनक बात हो रही थी। पहले 10 दिन तो वो आपस में ही बातें करते रहे। 11वें दिन उन्होंने इस बात की रिपोर्ट ऊपर की। दरअसल किले के ठीक सामने, किले के ठीक ठाक पार्क के सेंटर में एक पिलर ज़मीन को फोड़कर बाहर निकला और धीरे धीरे वो उठता हुआ 7 फीट तक ऊपर उठ गया था। और पिलर 6 फीट की गोलाई लिए हुए था। उसकी एक तरफ 4 फीट दरवाजे जैसी जगह थी, जहाँ से भीतर झाँकने पर भीतर से फर्श ही नजर आता था। बस यही बात आश्चर्य भरी थी। लोग आते, पिलर के भीतर भी जाते और बाहर निकल आते। वहाँ के कर्मचारियों के लिए ये बात हैरत अंगेज थी। 7 8 दिन तो वो पिलर को देखते रहे। पिलर के दरवाजे से भीतर जाकर 6 फीट के फर्श को देखते, पिलर की ऊबड़ खाबड़ दीवारों को देखते और बाहर आकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते। 10वें दिन उनमें यही तय हुआ कि बाहर ही कोई आदमी इसके भीतर नहीं जाएगा। एक आदमी हरदम दरवाजे पर खड़ा रहेगा। पिलर की दीवार पर गत्ते पर लिख कर लगा दिया गया कि बाहरी आदमी का यहाँ आना मना है। फिर 11वें दिन इस पिलर की रिपोर्ट ऊपर दी गई। 12वें दिन 7 आदमी उस पिलर को देखने पहुंचे। सुबह से शाम तक वो पिलर को अंदर बाहर ऊपर नीचे से देखते रहे। मिस्टर शंकर, एक ने दूसरे से कहा, आप क्या सोचते हैं इस पिलर के बारे में? मैं? हाँ, तुमने तुमने तो कुछ सोचा होगा। मेहता, शंकर क्या उठा, मैं इस पिलर का महत्व नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या मतलब? इस पिलर का ज़मीन फाड़कर निकलना कुछ समझ में नहीं आता। 7 फीट ही लंबा निकला और 6 फीट चौड़ा। तीसरा आदमी क्या उठा, अगर ये और बाहर निकलता, इसके साथ भी कुछ होता तो शायद हम कुछ समझ पाते, परंतु ये तो फर्श भी तो पिलर के साथ ऊपर आया है। अन्य आदमी क्या उठा। उनके बीच खामोशी छा गई। वो आदमी पुनः बोला, तो बिना मतलब के नहीं होगा। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ज़मीन के भीतर से एक पिलर निकलता है, 7 फीट तक, 6 फीट के व्यास में वो पिलर निकलकर रुक जाता है और हमारे सामने पिलर का फर्श होता है। इसका मतलब आप क्या लगाते हैं? तुम ही बताओ। इसका मतलब उस फर्श के नीचे कुछ हो सकता है। पांचवा व्यक्ति क्या उठा, कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या कहना चाहते हो तुम? ये तो फर्श की खुदाई करने पर ही पता चलेगा। मतलब कि तुम फर्श तोड़ना चाहते हो? मेरा तो यही इरादा है। ये ऑर्डर तुम्हें ऊपर से लेने होंगे। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। पलों की चुप्पी के बाद एक ने कहा, ऐसे ऑर्डर लेने पर महीना लग जाएगा। सरकारी काम तो तुम्हें पता ही है कि कैसे होता है। महीना लगे, 2 महीना लगे, ये ऑर्डर तो हमें लेने ही होंगे। मान लो कि फर्श को खोदने के बाद भी नीचे मिट्टी मिली तो? एक व्यक्ति ने कहा, मिट्टी मिलेगी या कोई ऐसा ही पुराना किला या कमरे बने हुए मिलेंगे, कुछ तो हो गई। मुझे लगता है कि नीचे कुछ होना चाहिए, वरना फर्श मीनार के साथ ऊपर नहीं आता। सब अपने विचार रख रहे थे। बार बार मीनार के भीतर बाहर आ जा रहे थे। मेरे ख्याल में मीनार के बारे में हमें अपने ऑफिस में बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए, एक ने कहा। हाँ, हमें इस बारे में सोच समझकर फैसला लेना होगा। इस मीनार की तस्वीर तो हम अपने फ़ोन कैमरे में कैद कर चुके हैं। अब हमें आपस में बैठकर तय करना होगा कि अभी हमारे कई चक्कर हैं यहाँ। चौकीदार। जी साहब। एक आदमी उसके पास पहुंच गया। वो आदमी मीना पर नज़र मारकर बोला, भीतर तो क्या, इसके आसपास भी कोई ना आ सके। 12 12 घंटों के लिए एक एक चौकीदार यहीं पर रहेगा। ठीक है साहब। चौकीदार ने सिरे लाया। फिर वो सब वहाँ से चले गए। ये इसी दिन की बात थी जिस दिन देवराज चौहान और मोना चौधरी बैंक में मिले थे। जिस दिन शाम को मोना चौधरी महाजन और पारसनाथ के साथ देवराज चौहान से मिलने गई थी। जिस दिन अर्जुन भारद्वाज ने जुगल किशोर को पकड़ा था। यानी कि ये सारा मामला उस दिन में ही लोहगढ़ किले में चल रहा था। जुगल किशोर वहां से ऐसे भागा कि फिर पलट के ना देखा। वो पार्क से दूर होता चला गया। फिर मोबाइल फ़ोन निकालकर टैक्सी मंगाई, जो कि 6 7 मिनट में हाजिर थी। वो टैक्सी में बैठा देवराज चौहान के बंगले की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसकी कार वहीं खड़ी थी। वो अर्जुन भारद्वाज की कैद से भाग निकला है। नहीं, वो भागा नहीं, बल्कि उसे भगाया गया है। वरना दो दो शार्प शूटर और अर्जुन भारद्वाज के होते वहां से भाग नहीं सकता। इसलिए भगाया गया है कि वह कहीं जाने वाला नहीं। देवराज चौहान और मोना चौधरी की डकैती की प्लानिंग को जान चुका है। ऐसे में वो कल दोपहर के आसपास बैंक में तो पहुंचेगा ही।
यानी कि कल रात वो मुकुट देवराज चौहान और मोना चौधरी के हाथों में आ जाएगा। फिर उसे करोड़ों देने होंगे, जो कि उसके पास है नहीं। और अब तो उससे वो करोड़ों लेने के लिए मोना चौधरी बीच में आ चुकी है। मोना चौधरी के बीच में आ जाने से थोड़ा सा अटकाव हो गया था, लेकिन जुगल किशोर को अपने पर पूरा भरोसा था कि वो मुकुट हासिल कर लेगा। मुकुट ले उड़ेगा वो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जुगल किशोर अपनी कार तक पहुंचा। देवराज चौहान के बंगले की रोशनियां जल रही थीं। वो अपनी कार में बैठा और अपने अपार्टमेंट में जा पहुंचा, जहां उसने फ्लैट ले रखा था। घड़ी में वक्त देखा, 3:30 बज रहे थे। जुगल किशोर ने जूते उतारे, बिना हाथ मुंह धोए एक पैक बनाया और लंबा सा घूंट भरा। वो जानता था कि 3-4 घंटे ही हैं उसके पास सोने के लिए। सबसे अहम बात तो दिमाग में ये आ रही थी कि मुकुट की जगह कौन सी फिक्स करे, क्योंकि ये मोना चौधरी का भी मामला था। ऐसी कौन सी जगह पर वो डिलीवरी ले कि हाथों हाथ मुंबई को भी छोड़ दे। बस यही बात जुगल किशोर के दिल में बार बार आ रही थी। दूसरा घूंट भरने पर उसके दिमाग में अर्जुन भारद्वाज आया। उसे रामन कहता है। मात्र रात में आए सपने की खातिर सब काम धाम छोड़कर जाने कहाँ कहाँ भागा फिर रहा है। अर्जुन भारद्वाज उसे पागल सा लगा। पागल? नहीं, वो पागल नहीं था। काफ़ी समझदार प्राइवेट जासूस था, जिगर वाला था। परंतु रात में आए सपने की वजह से भाग दौड़ कर रहा था। जल्दी उसे समझ आ जाएगा कि वो बेकार में भागा दौड़ी कर रहा था। इन सब बातों से हटकर जुगल किशोर ने पैक का लंबा घूंट भरा और ऐसी कोई जगह सोचने लगा जहां पर वो मुकुट की डिलीवरी ले सके और मुकुट के पास मुंबई भी छोड़ दे। क्योंकि मुकुट लेकर खिसकने तक के बीच में मोना चौधरी, महाजन, पारसनाथ के अलावा घोरपड़े के आदमी शामिल होंगे। शायद वहां पर घोरपड़े भी शामिल हो। ऐसे में मुकुट लेकर भागना कमाल ही हो सकता था। जुगल किशोर को पता था कि ऐसा कमाल वो दिखा सकता था, अगर 5 मिनट उसे मिल जाए तो। कहाँ पर वो मुकुट ले, जुगल किशोर को वो जगह सेट करके घोरपड़े को बतानी थी। अगले दिन सुबह 11 बजे मोना चौधरी, महाजन, पारसनाथ राधू से मिले। देवराज चौहान उनके साथी था, परंतु राधू से मिलते वक्त देवराज चौहान को दूरी खड़ा रहने का कह दिया गया था। देवराज चौहान ने इस पर कोई ऐतराज़ नहीं उठाया। मोना चौधरी नहीं चाहती थी कि राधू से उसका परिचय हो। वैसे देवराज चौहान ने दूर से ही राधू को देख लिया था कि वो 5 फीट 2 इंच का सामान्य से दिखने वाला इंसान था। उसकी उम्र 42-45 के करीब होगी। रहन सहन में आम इंसानी लग रहा था। जगमोहन और सोनलाल को देवराज चौहान ने बैंक पर भेज दिया था कि वहाँ नज़र रखी जा सके। 45 मिनट बाद उन लोगों ने राधू के साथ बिताए। फिर राधू चला गया। वो तीनों देवराज चौहान के पास आ पहुंचे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, सब कुछ बता दिया उसे? वो सब कुछ संभाल लेगा, अपना काम भी और मिस्त्री मजदूर रेती सीमेंट का काम भी। पुराना बंदा है तुम्हारा? मोना चौधरी ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। मेरे आदमियों के बारे में तुम मत पूछो। कश लेते देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। लेकिन रात को मिस्त्री मजदूर तो हम लोग ही। मैंने कहा कि मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है। रात 11:15 बजे 2 रेहड़ियाँ आएंगी साड़ी वाली दुकान के सामने। एक में रेता होगा, दूसरी में बदरपुर सीमेंट की बोरियाँ होंगी। वो सब कुछ वहीं डालकर चले। इसमें राधू फंस सकता है। कल को जब डकैती की बात खुलेगी तो रेती बदरपुर फेंकने वाले दोनों लोग उसके अपने ही होंगे। पारसनाथ ने कहा। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। मोना चौधरी मुस्कुरा पड़ी। इस समय तुम किसके सामने खड़े हो? महाजन क्या उठा। देवराज चौहान मोना चौधरी को देखते हुए मुस्कुराकर बोला, मैं जानता हूँ कि मैं सही बंदे के सामने खड़ा हूँ। तो फिर निश्चिंत रहो, ऐसी वैसी भूल हमसे नहीं होने वाली। महाजन ने कहा। तुम्हारी बात सुनकर मैं अभी भी हैरान हूँ। जुगल किशोर वाली बात? देवराज चौहान क्या उठा। हाँ, जुगल किशोर का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने कौन जाता है कि वो कैसा इंसान है। माँ ठग है वो। जब तुम्हारा उससे पाला पड़ेगा तो तुम उसे समझ जाओगी। मेरा पाला तो जल्दी उससे पड़ने वाला है। मोना चौधरी सुलग उठी। देवराज चौहान ने हाथ के इशारे से बाकेलाल राठौर और रुस्ता राव को अपने करीब बुला लिया। ठग से निपटने के लिए अपने दिमाग को सीधा रखना ज़रूरी होता है। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। अपने पर काबू रखोगी तभी तुम उस ठग पर काबू पा सकोगी। जहाँ तुम लापरवाह हुई वहीं पर जुगल किशोर ने गायब हो जाना है। वह है ही ऐसा। इसलिए जब वो तुम्हारे सामने आए तो तुमने अपना पूरा ध्यान जुगल किशोर पर ही लगा देना है। जुगल किशोर से निपटते वक्त तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहते देवराज चौहान? महाजन बोल पड़ा। मोना चौधरी तुम लोगों के साथ है, ये आसानी से जुगल किशोर से निपट लेगी। मेरी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, देवराज चौहान बोला। हम आसानी से उस जुगल किशोर से निपट लेंगे। मोना चौधरी दृढ़ता भरे किंतु गंभीर स्वर में क्या उठी। मेरा काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं घोरपड़े को मुकुट दूँ और वहाँ से चला जाऊँ। तुम ठीक कहते हो देवराज चौहान। मारे को ये तो पता चले कि वो ठग मुकुट किस जगह पर लाया होगा। तुम्हारे को पता होगे? बाकेलाल राठौर क्या उठा। राधू के बैंक के लॉकर रूम में जाने के बाद इस बारे में घोरपड़े को फ़ोन करूंगी। बाप, जुगल किशोर की तब इस बारे में घोरपड़े से बात ना हुई हो तो? रुस्ता राव क्या उठा। बात ज़रूर हो गई होगी। मोना चौधरी दर्द स्वर में मुस्कुरा पड़ी। वो कैसे बाप? क्योंकि जुगल किशोर कल से ही मुझ पर निगाह रख रहा है। तो वो जानता है कि हम आज रात मुकुट की डकैती करने वाले हैं? देवराज चौहान बोला। पक्का जानता है वो। देवराज चौहान ने आसपास दूर तक नजरें घुमाई। लोग आ जा रहे थे।
तुमने उसे ढूंढा नहीं कि? मैंने पहले ज़रूरत नहीं समझी, अब वो मुकुट लेने के लिए मेरे सामने आएगी, मोना चौधरी ने कहा। बाप, रुस्ता राव ने बाकेलाल राठौर को देखा। तुम कभी जुगल किशोर को देखो क्या? नहीं छोरे, हम नहीं देखो। बाकेलाल राठौर का हाथ मुंह पर जा पहुंचा। इब भी नहीं देख सको? वो तो मारे को मालूम होवो कि हमारे यहाँ से निकलने के बाद ही छोरो ठग सामने आए हो सकता है बाप वहाँ सामने आ जाए हो तो। ये भी हो सक ये भी हो सकता है छोरे। अब 1 बजने जा रहा है, पारसनाथ बोला। 3 बजे के बाद हमने राधु को बैंक लॉकर्स में। हम भी तो 3 के बाद ही सोनलाल को लॉकर्स में फिट करना होवे। बाकेलाल राठौर ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। हम बैंकों की तरफ चलें क्या? नहीं, देवराज चौहान बोला। हम लोग अपने अपने लोगों के साथ 3 बजे ही बैंक पहुंचेंगे। देवराज चौहान ने मोना चौधरी को देखकर कहा। जब घोर पड़े जुगल किशोर की बताई जगह बताए तो वो मुझे पहले ही बता देना। मोना चौधरी ने सहमति में सिर हिला दिया। जुगल किशोर सुबह 9:30 बजे ही साइन बिल्डिंग की उस पार्किंग में जा पहुंचा जहां सबने 10 बजे मिलना था। जुगल किशोर ने अपनी कार पार्किंग में इस तरह लगा दी कि आने जाने वाले लोगों पर निगाह रख सके। वहां और लोग भी आ जा रहे थे, पार्किंग में गाड़ियां लगा रहे थे। ऑफिस का वक्त था, भीड़ भाड़ पूरी थी। जुगल किशोर पूरी तरह सतर्क था कि कोई उसे देख ना सके। कार में बैठा वो निगाहों को मुख्य गेट पर ही लगाए रखा कि वहां आने जाने वाले लोगों की निगाह उसकी निगाह में आते जाते रहें। पहले जुगल किशोर को 3 कारें दिखी जो एक के बाद एक भीतर प्रवेश हुई। एक कार में देवराज चौहान और जगमोहन थे, दूसरे में बाकेलाल राठौर और रुस्तर राव थे, तीसरी कार में सोहनलाल था। वो तीनों कारें पार्किंग में आगे गईं और एक जगह लग गई। इसी तरह मोना चौधरी की कार आई। वो 2 कारें थी, एक में मोना चौधरी और दूसरी में महाजन और पारसनाथ थे। वो भी देवराज चौहान और दूसरी गाड़ियों को देख चुके थे। रुस्तर राव कुछ इस तरह खड़ा था कि आने वाली गाड़ियों की निगाह उस पर पड़ सके। पास ही मोना चौधरी और महाजन पारसनाथ वाली गाड़ियों को पार्क करने की जगह मिल गई। जुगल किशोर ने अपनी स्टीयरिंग सीट थोड़ी और लिटा ली कि उन्हें देखने के लिए सिर्फ आंखें ही रहें। वो नहीं चाहता था कि आज किसी मौके पर उनकी नज़रों में आ जाए और बात बिगड़ जाए। जुगल किशोर की निगाह इन सब लोगों पर ही रही। उसने मोना चौधरी को पारसनाथ महाजन के साथ एक तरफ जाकर फ़ोन पर बातें करते देखा, परंतु तब तक देवराज चौहान, जगमोहन और सोनलाल को उनकी कार पर ही कहीं जाने को रवाना कर दिया। आखिरकार 2 बजे सब अलग अलग हुए और अपनी कारों से वहां से रवाना हो गए। जुगल किशोर समझ गया कि वो सब जुहू बीच पर बने सेफ बैंक की ब्रांच की तरफ जा रहे हैं, परंतु जुगल किशोर को यह जानना ज़रूरी था कि वे वहीं जा रहे हैं या नहीं। सबसे पीछे मोना चौधरी की कार थी। जुगल किशोर ने सड़क पर दौड़ती भीड़ में अपनी कार शामिल कर ली और मोना चौधरी की कार का पीछा करने लगा। 45 मिनट बाद मोना चौधरी की कार बैंक के पास ही सड़क किनारे पार्किंग में जा रुकी। जुगल किशोर ने अपनी कार कुछ आगे जाकर पार्किंग में जा रोकी और नीचे उतरकर वहां खड़ी कारों पर निगाह डालने लगा। जल्दी उसे देवराज चौहान की कार, सोहनलाल, जगमोहन वाली कार, पारसनाथ और महाजन वाली कार भी देखने को मिली। सब कुछ ठीक चल रहा था। ये लोग कल बनी डकैती की योजना पर ही काम कर रहे थे। जुगल किशोर वहां से कुछ पीछे हट गया। उसे अर्जुन भारद्वाज का खतरा था कि कहीं वही उसे न पकड़ ले और रामन रामन कहकर उल्टी पुल्टी बातें न पूछने लगे। वो वापस अपनी कार में आ बैठा। सब काम हो रहा था। अगले 10 घंटों में वो मुकुट हाथ लगने वाला था। उसे हर हाल में मुकुट चाहिए था, चांदी और सोने वाला मुकुट। जगह भी उसने तय कर ली थी कि मुकुट कहाँ पर लेना है। मुंबई से बाहर की जगह उसने सोच ली थी। वो रास्ता सीधा निकल जाए तो पुणे आ जाता था, और अगर बीच में कट मार ले या फिर 1 घंटा मुंबई की तरफ आकर कट मारे तो गोवा पर पहुंचने का रास्ता आ जाता था। जुगल किशोर ने मोबाइल निकाला और घोरपड़े को फ़ोन किया। एक बार बेल बजने के बाद ही उधर से घोरपड़े की आवाज़ सुनाई दी। हेलो नी, तू कैसा है जुगल किशोर नी? बिल्कुल ठीक, जुगल किशोर ने संयन स्वर में कहा। बीवी बच्चे भी ठीक? ना बीवी है ना बच्चे हैं, जुगल किशोर ने अपने स्वर में गंभीरता भर ली। नी ना बीवी ना बच्चा, ईश्वर तुम्हें दो दो बीवियाँ। मैं तुम्हारे पास बीवियाँ लेने नहीं, मुकुट लेने आया था, जिसके लिए मैं तुम्हें 5 करोड़ दे चुका हूँ। घोरपड़े के हंसने की आवाज़ आई। तुम्हारा 5 करोड़ मेरे पास रखा है, अगर लेना हो तो। मुकुट की बात कर घोरपड़े, उसकी क्या खबर है? जुगल किशोर ने गंभीर स्वर में कहा। 1 या 2 दिन में वो अपने हाथों में। 1-2 दिन में नहीं, वो मुकुट आज रात तुम्हारे हाथों में आने वाला, घोरपड़े, जुगल किशोर ने बेहद शांत स्वर में कहा। आज? उधर से घोरपड़े चौंका। आज ही मुकुट? आज का मतलब आज ही होता है घोरपड़े। घोरपड़े की गहरी सांस लेने की आवाज़ जुगल किशोर के कानों में पड़ी। तू पक्का कह रहा है नी? पक्का। तेरे को कैसे पता चला कि मोना चौधरी क्या कर रही? साथ में देवराज चौहान भी है, तो क्या दोनों मिलकर डकैती कर रहे? तेरी मेहरबानी से घोरपड़े, जुगल किशोर ने जैसे जहर उगला। मेरी मेहरबानी से? तूने एक ही टाइम में वंडरवर्ल्ड की 2 हस्तियों को एक ही काम सौंप दिया, इसलिए। वो तो मैंने इसलिए सौंपा कि काम जल्दी से। तेरा काम बेकार हो जाता अगर वो दोनों आपस में पहले ना जानते होते। सच में फिर तो बड़ा रगड़ा हो जाता, पर अब क्या हुआ?
देवराज चौहान और मोना चौधरी मिलकर डकैती कर रहे हैं। देवराज चौहान का इरादा है मुकुट तेरे हवाले करके वहां से निकल जाना। उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ मोना चौधरी ही होगी, साथ में मैं आऊँगा सौदा करने के लिए। मोना चौधरी की कोई बात नहीं, वो अपनी है। उधर से घोर पड़े न दांत फाड़े। तेरी मोना चौधरी समझती है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तेरे पास पैसा नहीं है? देवराज चौहान भी यही सोचता है। ऐसा क्यों सोचता है वो? जुगल किशोर हंस पड़ा। क्योंकि देवराज चौहान जानता है कि मैं किसी जमाने में ठग था, इसलिए मेरे पास पैसा नहीं हो सकता। जबकि जिस दिन मैं तेरे को 5 करोड़ देकर आया, उस दिन अगर तू 5 करोड़ और भी मांगता तो वो भी दे देता। दे देता? मेरी गाड़ी में वैसे ही एक और सूटकेस पड़ा था जिसमें कि 5 करोड़ और थे। याद है तेरे को जब तू टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था? तो तू मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। टैक्सी ड्राइवर से तू कैसे अमीर बना? जुगल किशोर ने अपने शब्दों पर जोर दिया। भगवान ने बना दिया भाई। इसी तरह भगवान ने मुझे भी करोड़पति बना दिया। समझा क्या? करोड़पति। समझ गया, समझ गया। और देवराज चौहान मोना चौधरी मुझे पहले जैसा ठगी समझ रहे हैं। जुगल किशोर मुस्कुराया। कोई बात नहीं, हमारी इस डील के पश्चात वो समझ जाएंगे कि तेरी क्या हैसियत है। वो मुकुट मुझे आज रात ही चाहिए, जुगल किशोर ने कहा। मैं अभी मोना चौधरी से बात। रात 1 बजे तक वो मुकुट उनके हाथ में आ जाएगा, जिसे लेकर तुझे मेरी बताई जगह पर आना होगा। वहीं पर मैं मुकुट लूँगा और पैसे दूंगा। पैसे तो हमारे में अभी तय होने हैं। फ़ोन पर ही बात कर। 50 करोड़, उधर से घोर पड़े ने कहा। अगर सारा एक ही बार कमा लेगा तो अगली बार क्या कमाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। तू क्या कहता है? 25 करोड़ फिट रहेंगे। 25? ये तो बहुत कम। अगली बार मेरे साथ धंधा करना है ना? जोकर किशोर ने मुस्कुरा कर कहा। 100% करना ही है नहीं। तेरे को पक्का करने की खातिर ही तो मैंने देवराज चौहान और मोना चौधरी को एक साथ इस काम में डाला। तो फिर मेरा दिया 25 करोड़ ठीक है। इस बारे मेरे से तू कमाएगा। ठीक है जोकर किशोर भाई, तेरी बात मानी। मैं पैसा अभी डिक्की में रख लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी मोना चौधरी से बात करता हूँ कि वो मुकुट के बारे में क्या कह रही है। वो मुकुट के फेर में ही बैंक के भीतर है। देवराज चौहान भी बैंक के भीतर है। दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। अभी 2 घंटे मोना चौधरी को फ़ोन नहीं करना। नहीं करता? मुकुट कहाँ लेगा? लोहगढ़ का पुराना किला देखा है ना? लोहगढ़ का किला वो तो देखा है। ये तो मुंबई से बाहर की जगह है। मुंबई से वहाँ का रास्ता 2 घंटे के आसपास का है। 1 बजे तक वो मुकुट देवराज चौहान और मोना चौधरी के हाथों में आ जाएगा। और 3 बजे तक वो सब मुकुट के साथ लोहगढ़ के किले तक पहुँच जाएंगे, कोंडाना पुणे की तरफ पड़ने वाली सड़क पर। चिंता मत करो, हम सब लोहगढ़ के पुराना किले में ही पहुंचेंगे। घोरपड़े की आवाज़ कानों में पड़ी। वो बड़ा किला है, हमें कहाँ पहुंचना होगा? भीतर पहुंचकर किले के बाहर ही मिल जाना, जुगल किशोर ने कहा। ठीक है। मेरे साथ कम से कम 20 आदमी हथियार लिए होंगे। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कैसी बातें करते हो जुगल किशोर भाई? गड़बड़ वाला कैसी होनी है जो? जुगल किशोर ने फ़ोन बंद कर दिया। ओह मिस्टर सुरेंद्रपाल जी। लॉकर इंचार्ज मिसेस आहूजा अपनी सीट से मुस्कुराकर उठती हुई कह उठी। आप 1 करोड़ की एफडी करना चाहते हैं हमारी ब्रांच में? इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? देवराज चौहान मुस्कुराकर कह उठा। थैंक्स मिसेस आहूजा। बस मेरी शर्त है कि मुझे बड़ा सा लॉकर मिलना चाहिए। मैं पहले भी एक ब्रांच में गया था, लेकिन वहाँ का लॉकर पसंद नहीं आया, इसलिए मुझे आपकी ब्रांच में आना पड़ा। लॉकर लेने हमारे पास बहुत लोग आते हैं सुरेंद्रपाल जी, लेकिन हम सबको यही कह देते हैं कि लॉकर खाली नहीं है, जबकि 4-5 लॉकर हमें खाली रखने पड़ते हैं आप लोगों के लिए। आप हमारे लॉकर देख लीजिए, उनमें से कोई भी एक हमें दिखा दीजिए जो आप चाहते हैं। आपके लॉकर्स रूम किस तरफ है? देवराज चौहान ने आसपास निगाह मारी। उस तरफ आइए, मैं आपको ले चलती हूँ। मिसेज आहूजा देवराज चौहान के साथ स्टाफ को पार करती हुई लॉकर्स की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। देवराज चौहान ने आगे बढ़ते हुए बैंक की भीड़ में खड़े सोहनलाल को इशारा किया, फिर उसने सोफों के पास खड़े मोना चौधरी को देखा। उसके बाद वो मिसेज आहूजा के साथ लॉकर्स की सीढ़ियाँ उतरने लगा। उनके नीचे जाने के 20 सेकंड बाद सोहनलाल लॉकर्स रूम की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। वो खाली हाथ लग रहा था। देवराज चौहान ने उसे समझा रखा था कि अगर लॉकर रूम में मौजूद छोटे से कमरे में बैठा व्यक्ति उसके सामने पड़े, उसके बारे में पूछे, तो वो कह सकता है कि वो उसके साथ है। सोहनलाल सीढ़ियाँ उतर गया। उसे नीचे से मिसेज आहूजा का स्वर सुनाई दे रहा था। कमल जी की ड्यूटी, वो अपना सारा काम लॉकर्स रूम के कमरे में ही देखते हैं, लेकिन आज वो छुट्टी पर है। लॉकर्स की सुरक्षा इंतजामों को लेकर आप निश्चिंत रहिए। हमारे यहाँ के इंतज़ाम बहुत बेहतर हैं। इस तरफ आइए, मैं आपको लॉकर्स दिखाती हूँ। देवराज चौहान और मिसेज आहूजा आपस में व्यस्त रहे। सोहनलाल नीचे उतर आया। बाईं तरफ छोटा सा रूम था, परंतु आज वो खाली था। सोहनलाल ने 4 कदम आगे बढ़ाए तो खुद को लॉकरों में पाया। हर तरफ लॉकरों के रैक नजर आ रहे थे। सोहनलाल को देख देवराज चौहान समझ चुका था कि किस तरफ छिपना है। सोहनलाल को एक रैक के पीछे मिसेस आहूजा की आवाज़ आ रही थी। सोहनलाल दबे पांव आगे बढ़ा और उस रैक से आगे जागा जहाँ से मिसेस आहूजा की आवाज़ आ रही थी। उस कतार में मिसेस आहूजा इस तरफ पीठ किए खड़ी थी। सोहनलाल तुरंत उस जगह को पार कर गया। फिर कुछ ही पलों में सोहनलाल दबे पांव चलता हुआ उस बैंक के पीछे जा छिपा।
जहाँ उसने छिपना था। पीछे दीवार थी और आंखों के सामने रैक का पिछला हिस्सा था। जब तक बैंक बंद नहीं हो जाता तब तक उसने यहीं छिपना था। वेलकम मोना जी। देवराज चौहान को विदा करके मिसेज आहूजा अपनी टेबल पर पहुंची कि मोना चौधरी भी वहां पहुंच गई। आज भी आप कल की तरह ही खूबसूरत लग रही हैं, आहूजा हंसी। आपने पैसे अपने अकाउंट में डाल दिए? जब तक आप लॉकर नहीं देंगी तब तक पैसे कहाँ से भीतर डाल सकती? कल मैंने कहा तो था कि आप 10 मिनट रुकिए, मैं लॉकर दिखाती। सॉरी। मोना चौधरी ने गहरी सांस ली। कल पति का फ़ोन आ गया था, अफरा तफरी में कल निकल गई मैं। दोनों फ्रेंडली होते जा रहे थे। तुम्हारा पति भी मेरा जैसे ही निकला। वो क्यों? जब मैं शादी होकर पति के घर गई तो मुझे कहीं भी अकेला नहीं जाने देते थे। यहाँ तक कि जब मैं बैंक में काम करने को आती तो मेरे पीछे नौकर होता, जैसे कि वही मुझे बैंक पहुँचा कर आता हो। मिसेज आहूजा हंस पड़ी। फिर तो इसमें हम एक ही निकली। मोना चौधरी भी हंसी। आओ मैं तुम्हें लॉकर दिखा दूँ। हाँ हाँ चलिए। मोना चौधरी मिसेज आहूजा के साथ सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। मोना चौधरी के इशारों पर कुछ दूर खड़ा राधू पीछे आ पहुंचा। 4 सीढ़ी पीछे रहकर राधू भी दबे पांव नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां उतरते ही मिसेज आहूजा पीछे देखकर राधू से पूछ बैठी, तुम क्यों लॉकर रूम में आ गए? राधू के कुछ कहने के पहले ही मोना चौधरी हंसकर कह उठी, ये मेरे पति का नौकर है मिसेज आहूजा। ओह, लेकिन इसे हमारे मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। ये अभी बाहर चला जाता है। फिर मोना चौधरी ने राधू से कहा, जहाँ लॉकर्स हैं किसी बाहरी आदमी को यहाँ नहीं लाया जा सकता। ऊपर रिसेप्शन पर रुको। अब तभी मेरे सामने आना जब कहूँ। राधू ने सिर हिलाया। आइए आहूजा जी। मोना चौधरी आहूजा के साथ लॉकर रूम में प्रविष्ट हो गई। मिसेज आहूजा की पीठ हो गई थी राधू की तरफ। राधू ने फौरन दबे पांव कदम उठाए और एक लॉकर्स वाली लाइन की ओट में हो गया। 6 कदम उठाने के बाद मिसेज आहूजा ने पलटकर पीछे देखा। पीछे राधू नहीं दिखा। वो चला गया है। मोना चौधरी लॉकर्स को ध्यान से देखती कह उठी, ऊपर रिसेप्शन पर मेरा इंतजार करेगा। आहूजा जी कोई बढ़िया सा लॉकर दिखाइएगा जो कि मुझे देखते ही पसंद आ जाए। आप इस तरफ आइए, आपको सबसे बढ़िया लॉकर दूंगी। दोनों एक तरफ चले गए। राधू को लॉकर के पीछे और दीवार के बीच बहुत मुश्किल से जगह मिली। वो वहीं छुप गया था। ये लॉकर मुझे पसंद आया। लगता है किसी के लिए छुपा कर रखा गया होगा ये, मोना चौधरी ने कहा। आपके लिए छिपा कर रखा था मोना जी। ये लॉकर बढ़िया रहा। ये आपके नाम चढ़ा दूँ? मिसेस आहूजा कहते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मोना चौधरी उसके पीछे थी। अभी तो अकाउंट भी ओपन कराना है। वो तो मैं अभी 10 मिनट में कर देती। मैं बस 1 घंटे में आई अपने पति से ड्राफ्ट लेकर। उसके बाद आप? 1 घंटे में? अभी आई मैं। लेकिन 20 मिनट बाद तो हमारा बैंक बंद हो जाता है। 4 बजे बैंक क्लोज हो जाता है। उसके बाद हम भीतर के काम करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से चले जाते हैं। अभी अभी मिस्टर सुरेन पाल को बैंक का लॉकर दिखाया था। उन्हें भी लॉकर पसंद आ गया था, वो भी लॉकर पसंद आ गया था। वो भी घंटा ही मांग रहे थे कि दूसरे बैंक से ड्राफ्ट बनाकर यहाँ जमा कराने को। परंतु मैंने उन्हें कह दिया कि वो परसों, मेरा मतलब कि सोमवार को ही आए, क्योंकि अब तो बैंक होने वाला, बंद होने वाला है। मिसेज आहूजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी परसों आ जाती हूँ। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मिसेज आहूजा सिर हिलाकर क्या उठी। ऐसा ना हो कि ये लॉकर आप किसी और के हवाले कर दें। मोना चौधरी हंस पड़ी। इस लॉकर पर तो आपका नाम लिख दिया मोना जी। थैंक यू मिसेज आहूजा। मैं सोमवार के 11 बजे ही आपके पास पहुंच जाऊंगी। मोना चौधरी मिसेज आहूजा से विदा लेकर बैंक से बाहर आ गई। राधू लॉकर रूम के भीतर छिप गया था। लोहगढ़ का पुराना किला आज भी सब कुछ वैसा ही चल रहा था। किले के सामने वाले हिस्से में वो 7 फीट ऊंची मीनार अभी भी खड़ी थी। 10 कदम की दूरी पर कुर्सी पर चौकीदार हाथ में डंडा लिए बैठा था। मीनार पर बोर्ड लगा था कि इस तरफ आना सख्त मना है। यह सब तो ठीक था, परंतु सुबह से एक गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी। जब चौकीदार महमूद मियाँ अपनी ड्यूटी पर सुबह 8 बजे आया तो उसके 1.5 घंटा बाद उसने देखा कि मीनार का जमीन से उठा 7 फीट का हिस्सा कुछ कम सा हो गया है, जैसे कि 6 फीट हो गया हो। महमूद मियाँ ने मीनार के पास जाकर उसे अंदर बाहर से देखा। सच में मीनार 1 फीट वापस जमीन में धंस गई थी। 1 फीट मीनार जमीन में धंसने में सिर्फ 1.5 घंटे का समय लगा था, लेकिन उसका फर्श अपनी जगह सलामत था। ये सब कैसे हो गया? महमूद मियाँ वापस कुर्सी पर बैठा और मीनार को देखने लगा। महमूद मियाँ 2 घंटे बैठा मीनार को देखता रहा, परंतु मीनार वैसे के वैसे ही रही। वो समझ गया कि मीनार को भीतर ही भीतर कोई झटका लगा होगा कि वो 1 फीट कम हो गई। बाकी सब ठीक है सब कुछ। महमूद मियाँ अब इधर उधर देखने लगा। लोग बाग किले के भीतर आ जा रहे थे। महमूद मियाँ के लिए यह आम बात थी। लोगों का इस तरह किले के भीतर जाना और घूम फिर कर वापस बाहर आ जाना। घंटे भर बाद महमूद मियाँ ने यूं ही नज़रें उठाकर मीनार की तरफ देखा तो वह अगले ही पल उसकी आंखें फैलती चली गईं। महमूद मियाँ फ़ौरन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। पहले 7 से 6 फीट हुई थी मीनार और अब वो 6 से 5 फीट रह गई थी। महमूद मियाँ को लगा कि गड़बड़ होने वाली है। वो फ़ौरन दूसरे चौकीदार सुधीर को बुला लाया। सुधीर ने भी मीनार की हालत देखी तो उसके होठों से निकला, पहले 7 से 6 फीट हुई और अब 6 से 5 फीट हो गई। इसका मतलब ये नीचे को जा रही है। जहाँ से आई है वहीं जा रही है, महमूद मियाँ ने कहा। वापस? हाँ।
हमें ये जगह याद रखनी चाहिए। बड़े लोग आकर हमसे ही पूछेंगे कि मीनार कहाँ से निकली। फर्श तो वहीं पर। क्या पता फर्श भी अंत में साथ ही भीतर धस धस भी जाए तो गड्ढा तो बना ही रहेगा। हाँ, गड्ढा तो बना ही रहेगा। मेरे ख्याल में हमें बड़े ऑफिसरों को फ़ोन कर देना चाहिए। हाँ, तू उन्हें बता दे कि मीनार के साथ क्या हो रहा है। सुधीर वहां से चला गया। महमूद ने सतर्कता के नाते कुर्सी 10 कदम और पीछे सरकाई और मीनार को देखता कुर्सी पर बैठ गया। आधे घंटे बाद सुधीर ने आकर बताया, वो कहते हैं हम लोग मीनार पर निगाह रखें, वो सब लोग कल आएंगे। अर्जुन भारद्वाज गली के कोने में ऐसी ओट में खड़ा था कि कोई आसानी से उसे ना देख सके। मोना चौधरी के पीछे अपनी धीमी ऑल्टो कार में जुगल किशोर को आते देखा था तो उसने पंडित और बंसल को पैदल ही ऑल्टो कार के पीछे जाने को कहा, क्योंकि वो जानता था कि अब जुगल किशोर पार्किंग के लिए जगह ढूंढेगा। करीब 1 घंटे बाद पंडित और बंसल अर्जुन भारद्वाज के पास पहुंचे। इस वक्त जुगल किशोर कार में बैठा है और 10-15 मिनट फ़ोन पर ही किसी से बात की उसने। बंसल ने कहा, इसका मतलब वो पार्टी को बता रहा होगा कि मुकुट उसने कहाँ पर लेना है। अर्जुन भारद्वाज बोला, इस काम में 10-15 मिनट का समय नहीं लगता, आधे घंटे की बात लगा लो, पर बात यही हुई होगी। अर्जुन भारद्वाज ने गंभीर स्वर में कहा। तो पकड़े उसे? पंडित क्या उठा। किसे? बंसल ने पूछा। जुगल किशोर को, ताकि उससे पूछ सके कि कहाँ पर मुकुट की डिलीवरी लेनी। तुम इस बात को भूल रहे हो कि जुगल किशोर के पास देने को एक पैसा नहीं है और करोड़ों देने का वादा कर रखा है। तुम कहना क्या चाहते हो? आप जुगल किशोर के मुकाबले पर मोना चौधरी है, घोर पड़े नहीं। भागने में जुगल किशोर का जवाब नहीं। पंडित बोला, रात को जब वो पार्क से भागा तो अगर हम तब उस पर गोली चलाते तो शायद वो गोली से भी बच जाता। उसकी रफ्तार देखने लायक थी। वो अपने को भागने में बहुत तेज कहता है। अर्जुन भारद्वाज बोला, मोना चौधरी से भी ज़्यादा तेज? कह नहीं सकता, परंतु वो कहता है कि अगर 5 मिनट पहले वो भागे और फिर मोना चौधरी भागे तो उसे पकड़ नहीं पाएगी। मैं जुगल किशोर की इस बात को मानता हूँ, पंडित ने गंभीर स्वर में कहा। अगर आज रात भी जुगल किशोर ऐसा कुछ कर जाता है तो? बंसल ने कहना चाहा। आज रात ये सब नहीं होगा। अर्जुन भारद्वाज के दांत भिज गए। कुछ नया होने वाला है। दोनों की निगाह अर्जुन भारद्वाज पर जा टिकी। अर्जुन भारद्वाज की नज़रें दोनों पर गई। क्या नया सर? मैं कुछ देर के लिए कहीं पर जाने वाला हूँ। मेरे पीछे से तुम दोनों नीना के साथ मिलकर मेरा काम धंधा संभालते रहना। लेकिन आप कहाँ पर जा? फालतू के सवाल मत करो। अर्जुन भारद्वाज गुर्रा उठा। पंडित चुप कर गया। पंडित, तुम जुगल किशोर के पीछे रहोगे। अंधेरा होने के बाद वो कहाँ जाता है इस बात की नज़र उस पर रखनी है। जी सर। टैक्सी वाले से जाकर बात कर लो। जी। मेरे पास खड़े रहकर अपना वक्त खराब मत करो। टैक्सी वाले से बात करो, अगर वो ना माने तो दूसरी टैक्सी का इंतज़ाम करो। अभी से जुगल किशोर के पीछे लग जाओ और उसे नज़रों से ओझल मत होने देना। अर्जुन भारद्वाज ने भिचे स्वर में कहा, यस सर। और पंडित, तुम मोना चौधरी के पीछे रहोगे, जैसे कि बंसल जुगल किशोर के पीछे रहेगा, ठीक? यस सर। पंडित ने सतर्क स्वर में कहा। अपनी टैक्सी वाले से तुम भी बात कर लेना। जी। मैं देवराज चौन पर निगाह रखूंगा। इन तीनों ने रात को जुगल किशोर की बताई जगह पर ही पहुंचना है। हम तीनों आपस में फ़ोन द्वारा संपर्क में रहेंगे ताकि हम लोग रास्ता भटक ना सके। अर्जुन भारद्वाज ने शब्दों को चबा कर कहा। शाम 7:42 पर सोहनलाल का मोबाइल उस लॉकर रूम में बज उठा। वहाँ छाई खामोशी भंग हो गई। हाँ, सोहनलाल ने धीमे स्वर में मोबाइल फ़ोन पर बोला। बैंक बंद हो चुका है। देवराज चौहान का स्वर कानों में पड़ा। पूरी तरह तुम बाहर निकल सकते हो। ठीक है। भीतर मोना चौधरी का ताला तोड़ने वाला एक व्यक्ति, मैं जानता हूँ वो भीतर ही है। उसकी तुम फिक्र मत करो। उससे निपटो। ताला खोलो 63 नंबर लॉकर का और मुकुट हासिल करो। दूसरी तरफ से देवराज चौहान ने कहा। काम हो जाएगा, सोहनलाल ने कहा और फ़ोन बंद करके जेब में डाला। फिर सोहनलाल दीवार और लॉकरों के भीतर से बाहर निकला, हर तरफ नज़र घुमाई। ठीक 7:45 पर राधु के फ़ोन की बैल लॉकर रूम में गूंज उठी। फिर बैल बंद हो गई। राधु के धीमे स्वर में बात करने की आवाज़ें आने लगी। सोहनलाल मुस्कुराया, फिर सामने नजर आ रहा 2 पैरों वाली सीढ़ी पर जा बैठा और जेब से पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाई, फिर कश लिया। और राधु की तरफ से बातों की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। सोहनलाल ने दूसरी बार कश लिया कि तभी पीछे से राधु की आवाज़ आई। कौन हो तुम? मुझे देवराज चौहान ने भेजा, तुम्हें मोना चौधरी ने। मैंने ठीक कहा ना? नाम क्या है तुम्हारा? राधु ने उखड़े सर में पूछा। सोहनलाल की उसकी तरफ पीठ थी। सामने आ जा। नाम भी देख ले, चेहरा भी देख ले। सोहनलाल ने तीसरा कश लिया। पीछे से चलने की आवाज़ आई और पलों में ही राधु उसके सामने था। सामने सोहनलाल को पाकर राधु बुरी तरह चौंका। सोहनलाल तुम? सक पकाया सा खड़ा का खड़ा रह गया राधु। मैंने तो सोचा कि तू मुझे पहचानने से भी इनकार कर। क्या कह रहे हो सोहनलाल? तुम्हें तुम उम्र भर नहीं भूल, तभी आज मुझसे टकराने के लिए यहाँ पर मौजूद है। कसम से, अगर मुझे मालूम होता कि यहाँ पर मेरा वास्ता तुझसे पड़ेगा तो मैं मोना चौधरी का इनकार कर। तेरे को ये काम किसने सिखाया राधु? तुमने। तो मुकुट हत्याने की बात को लेकर मुझसे झगड़ा करेगा? देख सोहनलाल भाई, राधु गंभीर से कह उठा, तेरे से झगड़ा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर यह मामला देवराज चौहान और मोना चौधरी का है।
मोना चौधरी चाहती है कि मैं मुकुट लेकर निकलूं, तो तू नहीं मानेगा। मैंने कई बार मोना चौधरी से पैसे लिए हैं जो कि उन्हें कभी भी वापस नहीं किए। तो राधु उन पैसों की कीमत चुकाना चाहता है। बात को समझ सोहनलाल। मैं देवराज चौहान को जानता है तू? सोहनलाल की आंखें राधु पर टिकी थी। राधु भी सोहनलाल को देखने लगा बेचैनी भरे अंदाज में। देवराज चौहान मेरा दोस्त है। राधु ने कुछ नहीं कहा। मैं उससे पैसे लिए बिना ही काम करता हूँ, इस बार भी कुछ नहीं ले रहा। राधु परेशान दिखा। अब तो ही बता, तेरे लिए मोना चौधरी ज़रूरी हो गई या मेरे लिए देवराज चौहान? सोहनलाल, मेरी बात को समझ। मैं मोना चौधरी के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं? सोहनलाल मुस्कुराया। देवराज चौहान का काम निपटा रहा हूँ। तो तू नहीं मानेगा? राधु के माथे पर बल पड़े। नहीं, मैं देवराज चौहान के लिए काम। कहते कहते सोहनलाल रुक गया। उसने राधु का कमीज उठाते और भीतर फंसे चाकू को बाहर निकालकर उसे खोलते देखा। आंखें सोहनलाल पर थी। सोहनलाल मुस्कुराला। अब बोल। राधु खतरनाक स्वर में क्या उठा। तू तो पूरे पूरे साजो सामान लेकर आया। तेरे को पता था कि यहाँ हथियार लाना मना है? सोहनलाल मुस्कुराया। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है, राधु ने खतरनाक स्वर में पुनः कहा। सोहनलाल ने दाई तरफ वाली टांग थोड़ी सी उठाई और पैंट ऊपर करके पिंडली से टेप से बंधा रेखा रिवॉल्वर को एक झटके के साथ हाथ में लिया, राधु की तरफ कर दी। राधु पसीना पसीना हो गया। उसका चाकू वाला हाथ नीचे को होता चला गया। चेहरे पर छाए खतरनाक भाव गायब हो गए। पहले तूने चाकू निकाला, फिर मैंने रिवॉल्वर निकाली। मैं जानता था कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ हो सकता था। सोहनलाल के चेहरे पर गंभीरता के भाव उभरे। लेकिन तू तो मेरा सिखाया हुआ गुर्गा निकला, इसलिए रिवॉल्वर का इस्तेमाल मैं तुझ पर नहीं करूँगा। सोहनलाल ने रिवॉल्वर राधु के सामने फेंक दी। राधु ने आंखें सिकोड़ी और सोहनलाल को देखा। राधु ने आंखें सिकोड़ी और सोहनलाल को देखा। उठा रिवॉल्वर और मुझे शूट कर दे। इसके बाद ही तू लॉकर में रकम मुकुट ले जा सकेगा। ये क्या कह रहा है तू सोहनलाल? राधु के होठों से निकला। उठा रिवॉल्वर और चला गोली मुझ पर। राधु के चेहरे पर गंभीरता ठहरी। उसने रिवॉल्वर की तरफ बढ़ने की ज़रूरत नहीं समझी और अपने हाथ में दबे चाकू को बंद करके वापस अपनी कमीज के नीचे पैंट में फंसाकर बोला, मुकुट तू ले जा। राधु गंभीर स्वर में बोला। सोहनलाल ने कश लिया, नजरें राधु पर ही थीं। तो तूने चाकू क्यों निकाला? वो तो मैं तुझे डराने के लिए। तू भूल गया ये कि सोहनलाल किसी से नहीं डरता। ये पुरानी यादें। राधु मुस्कुराया। नई याद रही होगी। रिवॉल्वर पकड़ा। राधु ने आगे बढ़कर रिवॉल्वर उठाई और सोहनलाल की तरफ बढ़ा दी। सोच ले, रिवॉल्वर का इस्तेमाल मुझ पर कर सकता। तुम मेरे गुरु हो, तुम पर वार करने की तुम्हें सोच भी नहीं सकता। राधु ने गहरी सांस ली। रिवॉल्वर लेकर सोहनलाल ने पिंडियों में टेप के नीचे फंसा ली। फिर सीढ़ी से उठते हुए बोला, चल 63 नंबर लॉकर की तरफ। दोनों ने 63 नंबर लॉकर ढूंढा। उस पर दो ताले लगे थे। एक लॉकर का ताला था और दूसरा ताला भी एहतियात के तौर पर बैंक वाले ही कस्टमर की मर्जी पर खुद ही लगवा कर देते हैं। उसके लिए बैंक को थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है। राधु। सोहनलाल ने राधु को देखा। राधु की नज़रें सोहनलाल पर गईं। मैं लॉकर खोलने जा रहा हूँ, तब तक यहाँ से दूर उस तरफ मेरी आंखों के सामने रहेगा। तेरे को मेरे ऊपर विश्वास नहीं? चल उधर हो जा, 15 कदम दूर जहाँ दीवार जाती है, वहाँ जाकर बैठ जा। राधु ने गहरी सांस ली और चलते हुए 15 कदम दूर फर्श पर जा बैठा। दोनों की नज़रें मिली। दोनों मुस्कुराए। फिर सोहनलाल ने अपने कमीज़ उतार कर एक तरफ रख दी। कमीज़ पर चौड़ी बेल्ट बंधी हुई थी जिस पर तरह तरह के छोटे बड़े औजार लगे हुए थे। सोहनलाल ने बेल्ट उतारी और नीचे रखकर उसमें से कुछ औजार निकाले और लॉकर के तालों में व्यस्त हो गया। साथ ही साथ उसकी नज़र राधु पर भी थी, जो अपनी जगह पर बैठा हुआ था। 12 मिनट लगे सोहनलाल को दोनों ताले खोलने में। फिर सोहनलाल ने लॉकर का दरवाज़ा खोल दिया। भीतर पड़ा सामान दिखने लगा। 3-4 कागज़ और पुराने चमड़े का मैला हुआ चौड़ा सा बैग पड़ा था। सोहनलाल ने हाथ बढ़ाकर वो बैग उठाया, उसके भीतर झाँका। सोने चांदी का बना चंद्रमा की साइज़ का बीच से कटा हुआ चंद्रमा मौजूद था। सोहनलाल के चमड़े का थैला खोलते ही माहौल चांदी और सोने की तरह का हो गया। कुछ ऐसी ही रोशनी वहाँ मध्यम सी फैल गई थी। उस रोशनी में सोहनलाल का चेहरा चमकने लगा। ये क्या? राधु ने कहते हुए उठना चाहा। वहीं बैठ जा। सोहनलाल ने राधु को घूरा। राधु वहीं का वहीं बैठकर रह गया। तो वहाँ से उठेगा नहीं? राधु सिर हिलाकर रह गया। सोहनलाल ने थैले के भीतर हाथ डालकर एक तरफ की चोंच पकड़कर उसे बाहर निकाला। लॉकर रूम रोशनी से भर उठा था, जबकि लॉकर रूम में पहले भी रोशनी थी, परंतु अब चंद्रमा से निकलने वाली रोशनी से लॉकर रूम भर गया था। राधु की आंखें फैल गई थी उस रोशनी को देखकर। सोहनलाल ने मुंह फेर लिया था। वो रोशनी पर निगाह नहीं टिका पा रहा था। अजीब सी चीज़ थी। कम से कम वो रोशनी ना तो चंद्रमा की थी और ना ही सूरज की, परंतु उसकी रोशनी भरपूर थी। सोहनलाल ने चांद सूरज वाले चंद्रमा को वापस चमड़े के पुराने मैले से थैले में डाला तो लॉकर रूम में फैली रोशनी की चकाचौंध बंद हो गई। सोहनलाल और राधु की आंखें मिली। ये क्या था तुम्हारे हाथ में? राधु के होठों से निकला।
तूने देखा नहीं? चंद सेकंड के लिए देख सका था जब तूने थैले से उसे निकाला था। वो सोने चांदी जैसा कटा हुआ चंद्रमा जैसा कुछ था। बाहर निकलते ही उसमें से ऐसी रोशनी बिखरी कि फिर मैं उसे ठीक से नहीं देख पाया। मोना चौधरी ने मुझे यही बताया था कि थैले के भीतर चंद्रमा होगा। मुझे भी देवराज चौहान ने यही कहा था। लेकिन ये तो चंद्रमा नहीं लगता, कुछ और ही लगता। यही चंद्रमा है, थैले के भीतर से नाक के बराबर रोशनी फेंकता है। मैं इसे अब देख सकता हूँ। मैं ज़रा थैले के भीतर देखूँ कि मेरी तरफ मत आना। सोनलाल ने राजू की तरफ आगे सिकुड़ कर देखा। तेरे को मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं कि विश्वास है तुझ पर तू वहीं ठीक है। जाने तुम पर कब मोना चौधरी का भूत बनकर बोलने लगे। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम पर गोली चला चुका होता, राजू ने झल्ला कर कहा। हो सकता है मुकुट देखकर अकल आ गई हो कि गोली चला ही दी होती तुमने। राजू सोनलाल को घूरने लगा। चाहे तो तेरे को फिर यह मौका मिल सकता है, सोनलाल ने कहा। किस बात का मौका? सोनलाल ने पिंडलियों पर फंसी रिवॉल्वर निकाली और 10 कदमों की दूरी पर फेंक दी। राजू ने आंखें सिकुड़कर सोनलाल को देखा। सोनलाल राजू को ही देख रहा था। एक मौका तूने खो दिया था, अब दूसरा मौका दे रहा हूँ। उठा रिवॉल्वर और चला गोली मुझ पर, सोनलाल बोला। क्योंकि लॉकर से क्या निकला ये तूने भी देख लिया और मैंने भी। इसे तू पकड़ मोना चौधरी को ज़रूर देना चाहता होता। कुछ पल समय ठहरा रहा, फिर राजू उठा और रिवॉल्वर की तरफ बढ़ने लगा। चेहरे पर गंभीरता थी। सोहनलाल सतर्क होकर खोले लॉकर के पास बैठा रहा। राजू ने आगे बढ़कर रिवॉल्वर उठाई, फिर जगमोहन को देखकर मुस्कुराया। तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो सोहनलाल? राजू क्या उठा। क्या मतलब? इस रिवॉल्वर की मैगजीन में गोलियां हैं ही नहीं। सोहनलाल की आंखें और सिकुड़ गईं। रिवॉल्वर का भार मुझे बता देता है कि ये भरी हुई है या नहीं। ये खाली रिवॉल्वर है, मैगजीन तो खाली है। सोहनलाल के होंठों से गहरी सांस निकल गई। तूने हथियारों से खेलना कब से शुरू कर दिया? सोहनलाल क्या उठा। तेरे जैसा एक और मिल गया था, उसी ने मुझे बताई थी ये बात। जब तूने पहले मुझे कहा कि रिवॉल्वर उठाकर मुझे दे, तब रिवॉल्वर उठाने पर मुझे रिवॉल्वर के खाली होने का एहसास हो गया था। पर मैंने तेरे से कुछ नहीं कहा। अब तूने फिर मेरी तरफ रिवॉल्वर फेंक दी तो मुझे कुछ कहनी पड़ी ये बात। अब तू पहले वाला राजू नहीं रहा, समझदार हो गया है। तभी तो मोना चौधरी मुझसे काम लेती है। और मैं तेरे चाकू के बस में आ जाता तो? मैं जानता था तू सोहनलाल है, डरने वाला नहीं। अगर मैं सोहनलाल ना होता तो मैं तेरे पर काबू पाकर तेरे दाहिने हाथ पर चाकू के 2-3 ऐसे घाव कर देता कि जिससे तू लॉकर खोल ही नहीं पाता। उसे मैं खोलता और ये चंद्रमा इस वक्त मेरे हाथों में होता। तेरा अहित तो मैं कभी कर ही नहीं सकता। तूने ही मुझे ये सब सिखाया है। कहने के साथ ही राजू आगे बढ़ा और सोहनलाल के पास पहुंचकर रिवॉल्वर सोहनलाल की तरफ बढ़ा दी। सोहनलाल ने रिवॉल्वर थाम ली। राजू जब पलट कर जाने लगा तो सोहनलाल बोला, रुक। सा राजू ठिठका, चंद्रमा को देख ले। चमड़े का पुराना थैला उसने राजू की तरफ बढ़ाया। दिल से कह रहा? राजू मुस्कुरा पड़ा। ये ले। राजू ने हाथ बढ़ाकर थैला थामा, उसे खोला। भीतर चमकता हुआ चांद नजर आया जो कि थैले के भीतर ही पर्याप्त रोशनी फेंक रहा था। कई पलों तक राजू थैले के भीतर देखता रहा। सोहनलाल ने उसके हाथों से थैला लेकर कहा, जा अब वापस अपनी जगह पर बैठ जा। काश मैं ये चंद्रमा मोना चौधरी को दे पाता। राजू ने गहरी सांस लेकर कहा, फिर अपनी जगह की तरफ बढ़ गया। इस वक्त रात के करीब 10:25 हो रहे थे। राधू। सोहनलाल खड़ा होकर अपनी औजारों वाली बेल्ट कमर में बांधता हुआ कह उठा, बाकी का काम भी कर लें? बाकी कौन सा काम? राधू ठिठक कर पलटते हुए सोहनलाल से बोला। औजारों वाली बेल्ट बांधने के पश्चात सोहनलाल ने कहा, यहाँ से बाहर कैसे निकलना है? ओह, ये तो मैं भूल ही गया। राधू की निगाह लॉकर रूम में गई। सोहनलाल ने चमड़े वाला बैग अपनी बनियान के आगे वाले हिस्से में डाला। इस तरह सोहनलाल की छाती और पेट बहुत फूला लगने लगा। सोहनलाल ने ऊपर कमीज़ डाली, परंतु कमीज़ के बटन बंद नहीं हुए तो उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। वो राधू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। कभी भी राधू उससे वो मुकुट छीनने की हिमाकत कर सकता था, या फिर राधू ने ये काम नहीं करना था। आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता था। उधर उस तरफ वाली दीवार, सोहनलाल ने आगे बढ़ते हुए कहा। हाँ, वही दीवार है। मोना चौधरी ने मुझे उस तरफ वाली दीवार के बारे में कहा था, राधू बोला। दोनों उस दीवार के पास पहुंचे। उस दीवार के साथ ही लॉकर्स वाला रैक खड़ा था। इस रैक को कैसे हटाया जाए? राधू बोला। इसे हम उठा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। बेहतर होगा कि इसे इसी तरह आगे की तरफ गिरा देते। लेकिन इससे आगे लॉकर का दूसरा रैक, वो कुछ फासले पर है, सोहनलाल ने कहा। अगर हम इस रैक को सीधा गिराते हैं तो नीचे से 3-3.5 की जगह छोड़कर हमें ऊपर से रास्ता मिल सकता है निकलने का। वो लोग 4 से 6 फीट के भीतर आने जाने का रास्ता बनाएंगे। बेशक हमें घिसट कर निकलने का रास्ता मिले, पर रास्ता मिल जाएगा। दोनों उस रैक के पास पहुँचे। वो छोटे लॉकरों वाला रैक था। उसमें करीब 150 लॉकर्स थे। मैं इधर से पकड़ता हूँ, तू उधर जा, राधू बोला। इसे नीचे पलटाते हैं। दोनों ने एक एक तरफ से पकड़कर उसे हिलाने लगे। लॉकर्स का वो रैक काफ़ी भारी था। ना वो हिल रहा था, ना ही आगे जा रहा था, परंतु वो दोनों लगे रहे। 20-25 मिनट लगे उन्हें रैक को पलटने में। धप्प की तेज़ आवाज़ गूंजी, फिर खामोशी छा गई। लॉकर्स के पूरे रैक को उन दोनों ने पलटा दिया था। लॉकर्स रैक अब दूसरे 2 रैक के ऊपर
65-70% लुढ़का पड़ा था। सोहनलाल और राधू हाँफ रहे थे। अब वो दीवार नज़र आने लगी जिसके पास साड़ी वाला शोरूम का बेसमेंट था। ये काम बहुत मेहनत वाला रहा। राधू हाफ्ता से कह उठा। सोहनलाल ने गहरी सांस लेते हुए फ़ोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। किसे फ़ोन कर रहे हो? देवराज चौहान को। देवराज चौहान मोना चौधरी से कह देगा कि मुकुट तुम्हारे पास है, राधू बेचैन स्वर में बोला। उनमें बात तो होगी। सोहनलाल ने फ़ोन कान से लगा लिया। दूसरी बार 2 बैल गई, फिर देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। कहो। मुकुट मेरे पास है, सोहनलाल ने कहा। तुमने उसे चमड़े के थैले से निकाल कर देखा? देखा है, उसमें से बहुत भयंकर रोशनी निकल रही थी। आंखें नहीं टिक पाई उस पर। पूरा लॉकर रूम जगमगा गया था। मैं तो। और मोना चौधरी का आदमी? वो राधू मेरा पुराना शागिर्द है। वो मुझे देखते ही पीछे हट गया। अब सुनो सोहनलाल, बाहर सीमेंट, रेता, रोड़ी वगैरह सब कुछ आ चुका है। हम सब मज़दूरों के भेष में हैं। हम यहाँ से दीवार तोड़नी शुरू कर रहे हैं। 1 घंटे से पहले हम आपस में मिल जाएंगे, देवराज चौहान ने कहा। राधू कहाँ है? मेरे पास खड़ा है। उससे मोना चौधरी बात करना चाहती है, फ़ोन उसे दो। सोहनलाल ने फ़ोन राधू को दे दिया। राधू मोना चौधरी से बात करने लगा। जुहू बीच के सेफ बैंक की गली की हर दुकान बंद थी। रात के 12 बज रहे थे, परंतु गली में दिन की रोशनी जैसा अंधेरा था। हर दुकान, हर शोरूम के ऊपर लाइट जल रही थी। गली में रोज़मर्रा जैसा माहौल था। लोग भी आ जा रहे थे। साड़ी वाले शोरूम के बाहर और भीतर हलचल थी। बाहर एक रेडी रेता, एक रेडी रोड़ी और 2 बोरी सीमेंट की पड़ी थी। कुछ मजदूर बाहर की शोरूम के भीतर जाने वाले रास्ते पर बैठे थे। पहले भीतर देख लें कि वहाँ क्या हो रहा है। अभी तक दुकान का पहला शटर आधा ऊपर था। सामने ही दुकान के भीतर जाने का रास्ता था और उससे बगल में ही बेसमेंट में जाने वाली सीढ़ियाँ थीं। उसी सीढ़ियों से उतरकर ये मजदूर भीतर गए थे। भीतर जाने वाले देवराज चौहान, मोना चौधरी, पारसनाथ, बाकेलाल राठौड़ थे, जो कि मजदूरों वाले कपड़ों में थे। हाथों में छेनी हथौड़ा था। शुरू में 5-7 बार छेनी और हथौड़ी चलने की आवाज़ें हुईं। जब दीवार से ईंटें निकलनी शुरू हो गई तो फिर उन्होंने हाथों से हौले हौले मारते हुए ईंटों से बाहर निकालने लगे। ये 2 तरफा दीवार थी। एक दीवार साड़ी वाले शोरूम की थी, उसके पास दूसरी दीवार बैंक लॉकर की थी। साड़ी वाले शोरूम की दीवार 2.5 फीट के दायरे में टूट चुकी थी और बैंक लॉकर वाली दीवार भी अब किसी भी वक्त टूटने वाली थी। तभी पारसनाथ के हथौड़े से बैंक की दीवार से एक ईंट गिरकर उधर जा गिरी। ईंट के किसी शीट पर गिरने का एहसास हुआ। चारों की निगाहें मिली। उन दोनों ने बैंक का रैक नीचे नीचे गिरा दिया है। बाकेलाल लौटा धीमे स्वर में बोला। यह ठीक कहता है, मोना चौधरी कह उठी। अब हथौड़ा कम और हाथ ज़्यादा चलाओ। हथौड़े से ईंटें ढीली करो और हाथ से पकड़कर उसे बाहर निकालो, देवराज चौहान ने कहा। फिर इसी तरह काम शुरू हो गया। इसी तरह एक एक करके ईंट निकलने लगी। खाना बड़ा होने लगा। जल्दी उन्हें लॉकर हॉल नजर आने लगा, उस नए छेद से। मोना चौधरी के राधू से बात हो चुकी थी। राधू ने उसे बताया कि सोहनलाल ने उसे धंधा सिखाया था, इसलिए उससे उलझ नहीं सका और मुकुट सोहनलाल के पास है। लेकिन मोना चौधरी को इस बात की तसल्ली थी कि घोरपड़े के हाथों में जाते ही मुकुट वो ले लेगी और जुगल किशोर से वो सौदा करेगी कि कहाँ से लाकर वो उसे नोट देता है। घोरपड़े से उसकी बात हो गई थी। मोना चौधरी जानती थी कि यहाँ से उन सबको लौगढ़ के किले में जाना, जो कि लोनावाला की तरफ कोंडाना पुणे के पास यहाँ से 1.5-2 घंटे के रास्ते पर पड़ता है। घोरपड़े ने कहा है कि वहाँ मुकुट के बदले में जुगल किशोर 25 करोड़ और देगा। शोरूम के ठीक सामने रोडी बदरपुर के पास जगमोहन, रस्तराव और महाजन बैठे थे। गली का चौकीदार पौना घंटा पहले आकर उनसे दुकान के मालिक के बारे में पूछ चुका था, जिस पर उन्होंने कहा कि खाना खाने गया है, आधे घंटे में आ जाएगा। चौकीदार डंडा घुमाता अपने राउंड पर बढ़ गया। वो तीनों धीमे स्वर में बातें करने लगे जैसे कि वक्त बिता रहे थे। तभी लाठी बजाता दूर से आता चौकीदार दिखा। चौकीदार आ रहा है, जगमोहन कह उठा। ये हमसे फिर मालिक के बारे में पूछेगा। महाजन ने गहरी सांस ली। बाप, रुस्ताराव जगमोहन से बोला, तुम तैयार रहना। जगमोहन ने सिर हिलाया। चौकीदार के पास आने पर वो तीनों मजदूर वाली भाषा में बातचीत करने लगे। काम कर रहे हो भाई? चौकीदार उनके पास पहुंचता ठिठका। हमारा काम तो अभी शुरू हो। वो महाजन बोला। यो बात तो तुम ठीक कहो, मालिक आ गयो? चौकीदार ने बेसमेंट में जाती सीढ़ी पर निगाह मारी। बेसमेंट में थोड़ी बहुत आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। अभी फ़ोन आया मालिक का, वो 10 मिनट में पहुंचने को कह रहे हैं, जगमोहन कह उठा। वो आए हो तो उनसे कह दियो लाखन 2 बार पूछने आ गए हो, चौकीदार बोला। कह दियो भाई। राम राम जी। चौकीदार लाठी ठोकता आगे बढ़ता चला गया। तभी वो तीनों अपनी भाषा में बात करने लगे। चौकीदार अब दूर हो गया था। इस लखन को सिर्फ हाजिरी लगवानी है मालिक के सामने, महाजन बोला। इतनी ही बहुत है, रुस्ताराव कह उठा। ये तो सोच भी नहीं सकता कि इस बार बैंक में डकैती हो रही है, महाजन ने सिर हिलाया। जब उसे पता चलेगा तो कहीं का नहीं रहेगा। जगमोहन ने गहरी सांस ली। 15 मिनट बीते कि बेसमेंट से वो सब बाहर निकलते दिखाई दिए। सोहनलाल, देवराज चौहान, मोना चौधरी, राधू, पारसनाथ और बाकेलाल राठौर।
अब उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था। देवराज चौहान ने चमड़े का लेदर वाला पुराना पुराना केस सख्ती से पकड़ा हुआ था। बाहर वाले तीनों फौरन उठ गए। आओ, देवराज चौहान ने उन तीनों से कहा। वो आठों के आठों तेजी से गली के किनारे की तरफ बढ़ गए। मोना चौधरी हर पल देवराज चौहान के साथ रही क्योंकि मुकुट उसके पास था। वे आठों के आठों सड़क पर पहुंचे। हमें यहाँ से लौगढ़ के किले पर पहुंचना है, देवराज चौहान बोला। घोर पड़े हमें वहीं मिलेगा। ठीक है बाप, रुस्ता राव बोला। सबके कपड़े गाड़ियों में हैं, जहाँ वक्त मिले वहाँ कपड़े बदल सकते हैं, देवराज चौहान ने पुनः कहा। बदल लेंगे। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी देवराज चौहान, मोना चौधरी कह उठी। ज़रूर, मैं भी मोना चौधरी के साथ रहूँगा, पारसनाथ बोला। मैं भी, महाजन कह उठा। मेरी गाड़ी में पाँचवा कोई नहीं होगा, देवराज चौहान ने कहा। राधू, तुम जाओ यहाँ से। राधू उसी पल वहाँ से चला गया। बाकेलाल राठौर और रुस्ता राव अपनी कार की तरफ बढ़ गए। सोहनलाल और महाजन एक कार में वहाँ से चल पड़े। सबसे पहले निकली थी देवराज चौहान की गाड़ी, जिसे देवराज चौहान ही ड्राइव कर रहा था। एक के पीछे एक गाड़ी थी। आधे घंटे बाद एक सुनसान जगह पर रुककर उन्होंने कपड़े बदले थे। उसके बाद काफिला फिर चल पड़ा था उनका। पर वो क्या जाने कि उनके पीछे दो गाड़ियां और थीं। एक अर्जुन भारद्वाज की टैक्सी, जिसे ड्राइवर चला रहा था। अर्जुन भारद्वाज बगल की सीट पर बैठा था और दूसरी कार में ड्राइवर के साथ बैठा पंडित था। अर्जुन भारद्वाज जानता था कि ये सब लौगढ़ के किले तक जा रहे हैं, क्योंकि बंसल जुगल किशोर के पीछे शाम के 8 बजे तक लौगढ़ के किले तक जा पहुंचा था और उसने वहीं से फ़ोन पर अर्जुन भारद्वाज को बता दिया था। परंतु बंसल ने एक और भी बात बताई। यह किला पहाड़ी पर वीरान जगह पर स्थित है। यहाँ पर सीधे तौर पर नहीं पहुँचा जा सकता। लौगढ़ पहुँचने में मलावली नाम की जगह पड़ती है। वही मलावली में किले के नीचे कार खड़ी करके पैदल ही ऊपर की तरफ चढ़ना होगा। कोई भी रास्ता पक्का नहीं है, सारा रास्ता कच्चा है। धूल और पत्थरों से भरा और रास्ता भी लगभग ऐसा है कि एक ही गाड़ी चल सके। मतलब कि इतना या इससे छोटा भी है कि कहीं कहीं, परंतु कार वगैरह या टू व्हीलर भी नहीं आ जा सकता ऊपर। मतलब कि सबको पैदल चलना होगा, अर्जुन भारद्वाज ने पूछा था। हाँ, मैं भी जगल किशोर के पीछे पीछे पैदल ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। उस वक्त शाम ढले का वक्त था, कुछ उजाला कुछ अंधेरा था। फिर भी मुझे लगभग 1 घंटा लग गया था। बंसल का सर कानों में पड़ा। मतलब 1 घंटा चढ़ाई करनी होगी? 1 घंटा दिन में सर, अब रात को 15 मिनट या 30 मिनट से ऊपर लगने चाहिए। किले की क्या हालत है? सर, दिन में तो लोग आते हैं यहाँ, मेरे सामने कई लोग नीचे उतरते दिखे। परंतु अंधेरे के बाद यहाँ कोई नहीं रहता। सिर्फ दो चौकीदार होते हैं, वो भी खा पी कर अपनी कोठरी में जाकर सो जाते हैं, बंसल ने कहा। किले की हालत? वो भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं लग रही। जितना मैं अंधेरे में देख पाया हूँ, किले की टूट फूट जारी है। सरकार की तरफ से उसका कोई खास ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे तैसे मामला चल रहा है। पेड़ पौधे भी आधे से ज़्यादा सूखे पड़े हैं। जुगल किशोर ने वहाँ पहुँच कर क्या किया? यहाँ वो 1-2 बार आ चुका है। उसने किले के हर तरफ जगह देखी। फिर मैं उसे दूर से ही देख रहा था। सब जगह देखने के बाद उसने अपने छुपने के लिए एक जगह ढूंढी और वहीं जाकर बैठ गया और सिगरेट सुलगा ली। तब से अब तक तीसरी सिगरेट सुलगाए हुए। शायद वो जानता है कि यहाँ लोग कब पहुँचेंगे। हाँ, अर्जुन भारद्वाज ने पीछे सर में कहा। वो जानता है कि 2:30-3 के दरमियान पहुँचेंगे, परंतु जैसा तुमने रास्ता बताया उस हिसाब से और देर हो जाएगी। जुगल किशोर इंतज़ार करेगा क्या? तुम उस पर दूर रहकर ही नज़र रखो। इंतज़ार तो वो क़यामत तक का करेगा, अर्जुन भारद्वाज ने जहर से बुझे स्वर में कहा। ठीक है सर, और कोई बात हो तो मुझे खबर देते रहना। कहने के साथ ही अर्जुन भारद्वाज ने फ़ोन बंद कर दिया था। अब वो सब लौगढ़ के उस किले तक पहुंचने के लिए रवाना हो चुके थे। शाम 8 बजे महमूद मियाँ नाम का चौकीदार किले से 20 फीट ऊंची मीनार के पास पहुंचा, जो कि दिन भर में नीचे होते होते ज़मीन में दफन हो चुकी थी। मीनार के नाम पर कुछ नहीं था वहाँ। अब तो सिर्फ 6 फीट व्यास का फर्श का गोला ही नज़र आ रहा था। मीनार धरती में वापस धंस गई जहाँ से वो निकली थी। महमूद मियाँ बड़बड़ाया। फर्श ही बाकी बचा है, इसका भी कोई पता नहीं कि ये भी रहता है या नहीं। कल अधिकारियों को नीचे जाकर फ़ोन पर खबर दूंगा। मेरे मोबाइल के तो पैसे ही खत्म हो चुके। ऑटो ही ऑटो में कहते हुए चौकीदार महमूद मियाँ वहाँ से वापस पलटा और दूर बने अपने 2 कमरों की तरफ बढ़ता चला गया। महमूद मियाँ के जाने के 10 मिनट बाद जुगल किशोर यहाँ पहुँचा था। इस वक्त वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। पीछे लगे बंसल की उसे कोई खबर नहीं थी। अपनी जगह पर छुपे जुगल किशोर ने रात 11 बजे घोरपड़े को फ़ोन किया। हेलो। घोरपड़े की आवाज़ जुगल किशोर के कानों में पड़ी। तू कहाँ है घोरपड़े? जुगल किशोर ने सीधे सीधे स्वर में पूछा। किले की तरफ आ रहा हूँ, 10 बजे निकला था, कुछ टाइम तो लगेगा ना। तेरे साथ कितने लोग हैं? 3 लोग हैं मेरे रखवाले, उन्हें भी साथ लेते आना, समझा? हाँ। तू कब वहाँ? मेरी बात छोड़, मैं वक्त पर किले पर पहुँच जाऊँगा। मेरे 10 हथियारबंद आदमी किले पर पहुँच चुके। 10 आदमी? घोरपड़े की आवाज़ में घबराहट उभरी। वहाँ पर देवराज चौहान भी होगा, मोना चौधरी भी होगी, उन सबके साथी भी होंगे। अभी मैंने कम आदमी भेजे हैं। हम में कोई लड़ाई होनी है क्या? क्या पता तेरी मोना चौधरी कर ले लड़ाई। वो ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो कर दे तो? मोना चौधरी ऐसा नहीं करेगी, वो तो मेरा काम कर रही। ये तेरा नहीं उसका भी काम है। ये तेरा नहीं उसका भी काम है, तूने आधा उसे देने को कहा था। हाँ, फिर तो ये उसका भी काम हुआ ना। ठीक है, मानी तेरी बात।
घोरपड़े ने गहरी सांस ली। लेकिन वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। इतनी ऊपर तू किले पर 25 करोड़ कैसे ले जाएगा? मेरे आदमी 25 करोड़ ऊपर ले जा चुके हैं और अपनी अपनी जगह भी ले चुके हैं। अगर सब ठीक रहा तो मेरे इशारे पर वो पैसों के साथ सामने आ जाएंगे। पैसा पास हो तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। जुगल किशोर ने सपाट लहजे में कहा। तुम किले पर कब सामने? जब देवराज चौहान तुम्हें मुकुट देकर चला जाएगा, समझा? तब मैं सामने आऊँगा, तुम्हारे और मोना चौधरी के सामने। तब मैं मुकुट को देखूंगा कि ये वही मुकुट है या नहीं। जुगल किशोर बोला। मुकुट वही वाला है जो तुम्हें चाहिए। मेरी बात है हुई है मोना चौधरी से। मैं देखूंगा तभी बात बनेगी। हाँ, तू भी देख लेना। मैं तो तू किले पर पहुंच घोर पड़े, बाकी बातें फिर होंगी। कहने के साथ ही जुगल किशोर ने फ़ोन बंद कर दिया। जुगल किशोर ने हर तरफ नज़र घुमाई। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। काफ़ी दूर चौकीदार के केबिन के बाहर एक लालटेन टंगी हुई जल रही थी। जुगल किशोर आने वाले वक्त में वहीं बैठे इंतज़ार करने लगा। उस वक्त रात के 3:45 बजे थे, जब अंधेरे में किले के पास हलचल सी पैदा हो गई थी। जुगल किशोर ने देखा सबसे पहले करीब एक सवा एक बजे घोर पड़े 3 लोगों के साथ वहाँ पहुँचा था। वो साथ में 2 टॉर्च भी लाया था, जिसकी रोशनी में उसने किला और आसपास की जगह देखी। फिर वो किले के 20-30 कदम के फासले पर बनी लॉन में खड़े हो गए थे, जहाँ पर घास थी। पौधे नाम मात्र ही थे। जहाँ पर वो मीनार भी उभरी थी और अब फिर वापस समा चुकी थी। सिर्फ 6 फीट का फर्श ही बाकी बचा था, जो कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। अगर किसी को आया भी तो उसने उसे अनदेखा कर दिया था। वक्त बीतने लगा। 3:45 पर वहाँ हलचल पैदा हो गई थी। यही वह वक्त था जब काफ़ी सारे लोग वहाँ पहुँचे थे। सबसे पहले देवराज चौहान, मोना चौधरी, पारसनाथ और जगमोहन पहुँचे थे। फिर पहुँचे बाकेलाल, लाठौर और रुस्तर राव। उसके बाद महाजन और सोहनलाल आ गए थे। जुगल किशोर वहाँ पहले से ही मौजूद था। सबसे आखिर में वहाँ अर्जुन भारद्वाज आया था। सब पर नज़र रखे चढ़ाई चढ़ता वो किले तक आ पहुँचा था। बंसल और पंडित की अपेक्षा उसकी निगाह देवराज चौहान और मोना चौधरी पर थी, जो कि अंधेरे में उसे काले स्याह नजर आ रहे थे। बाकी सब भी उनके आसपास यहाँ वहाँ खड़े थे। अर्जुन भारद्वाज खुद को एक पत्थर की ओट में छिपाए हुए था। छोरे, बाकेलाल राठौर की आवाज़ उभरी उस अंधेरे में। बोल बाप, बस यहीं तक आना था? हाँ बाप, तो किधरों होवे जिसको मुकुट देना होवे। रुस्तर राव के पहले ही घोरपड़े की आवाज़ उभरी। मैं यहाँ हूँ। घोरपड़े, सत्यप्रकाश घोरपड़े। ये कौन है बोलो छोरे? इसको तो देवराज चौहान। मोना चौधरी की आवाज़ उभरी। तुमने अभी तक मुकुट नहीं देखा? देवराज चौहान ने अंधेरे में मोना चौधरी की तरफ निगाह उठाई। तुम ये मुकुट देख लो, घोरपड़े को दे दो, मोना चौधरी ने पुनः कहा। घोरपड़े कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। मैं यहाँ, ये रहा। घोरपड़े ने अंधेरे में हाथ उठाया। मोना चौधरी, ये घोरपड़े की आवाज़ है, देवराज चौहान ने कहा। हाँ। देवराज चौहान हाथ उठाने वाले के पास पहुंचकर रुक गया। तुम हो घोरपड़े? हाँ, मैं ही हूँ। घोरपड़े का वही स्वर उभरा। मैं मुकुट तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। अब मीतचंद की बेटी को कुछ हुआ तो? वो तो मैंने पहले ही कह दिया है कि अब उसे कुछ नहीं होगा। देवराज चौहान ने आवाज़ ऊंची करके अपने साथियों से कहा। मैं लहदार के पुराने थैले से मुकुट निकालने जा रहा हूँ कि हम उसे देखकर घोरपड़े के हवाले कर सकें और यहाँ से जा सकें। यहाँ से जाते वक्त हमारे पीछे चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पलट कर पीछे नहीं देखना है। सुना तुम लोगों ने? जगमोहन ने ऊंचे स्वर में कहा। सुना बाप, अब मुकुट दिखाओ, घोरपड़े को दो ताकि हम यहाँ से चलें। देवराज चौहान ने चमड़े का बैग खोला। बीच में मौजूद चांद और सूरज वाली की तीव्र रोशनी की चमक उसकी आंखों से टकराई। रात के इस वक्त में बैग से निकलती तीव्र रोशनी की लहरें आंखों को चौंधिया रही थीं। देवराज चौहान ने भीतर मौजूद चंद्रमा का एक कोना पकड़कर उसे बैग से बाहर निकाल लिया। उसी पल सारी जगह शीशे के समान जगमग रोशनी की तरह जगमगा उठी। किले का एक एक तिनका तिनका, हर तरह का नज़ारा साफ स्पष्ट दिखने लगा। ऐसा लगा जैसे चांद सूरज की रोशनी से जगमगा उठा हो। उस चंद्रमा को देखते ही सबकी आंखें फैलती चली गई। अपनी जगह पर बैठा जुगल किशोर आगे फाड़े बड़बड़ा उठा। ये तो मुझे भीमा ने दिया था कि मैं इसे लेकर दूसरी धरती पर चला जाऊं। देवराज चौहान उस मुकुट की रोशनी से नजरें मिलाता कह उठा। ये तो उस रानी का मुकुट है जिससे निकालते ही उसका किला और वो पत्थर की बन गई थी। देवराज चौहान चिल्ला उठा। ये मुकुट मुझे दे दे देवराज चौहान, ये हमारे पूर्व जन्म का है। मोना चौधरी जोरों से चीखी। नहीं, ये मैं पूर्व जन्म में। देवराज चौहान। तभी अर्जुन भारद्वाज ने देवराज चौहान की तरफ दौड़ लगा दी। ये मुकुट मुझे दे दे, इसे लेने ही मैं इस दुनिया में आया था। उस बुत की गर्दन से निकालने पर मेरी पत्नी रानी पत्थर की हो गई थी। वहाँ की हर चीज़ पत्थर की हो गई। ये मुझे दे दे, मैं इसे वापस जाकर उसकी गर्दन पर लगाकर सब कुछ ठीक कर। तभी मोना चौधरी भी देवराज चौहान की तरफ दौड़ पड़ी। जगमोहन, महाजन, पारसनाथ, सोनलाल, रुस्तराव, बाकेलाल, राठौर और जुगल किशोर हैरत से ये सब देख रहे थे। बाकी सब लोग नासमझी भरे अंदाज में अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। मोना चौधरी उसके पास थी। इससे पहले कि देवराज चौहान कुछ समझता, मोना चौधरी ने मुकुट का दूसरा हिस्सा थाम लिया।
मुकुट मुझे दे देवराज चौहान। मोना चौधरी फुफकार उठी। नहीं। कहने के साथ ही देवराज चौहान मुकुट छुड़ाता पीछे हटा। पीछे वो फर्श था जो मीनार का फर्श बनकर निकला था, परंतु अब वो अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। नीचे अंधेरे से भरा गड्ढा ही दिखा जो कि चांद सूरज वाले चंद्रमा की रोशनी में कुछ हद तक रोशनी से भरा हुआ था और नीचे खुदी हुई मिट्टी दूर तक नीचे जा रही थी। मोना चौधरी ने मुकुट का एक तरफ का हिस्सा छोड़ा। इसे छोड़ दे मोना, तू इसे छोड़ दे, इसे पूर्व जन्म में मैं लेकर। यही वो पल थे जब देवराज चौहान का पाँव उस गड्ढे में पड़ गया। अगले ही पल उसे नीचे गिरने का एहसास हुआ। मुकुट पकड़े मोना चौधरी भी गड्ढे में गिरती चली गई। यही वो क्षण थे जब अर्जुन भारद्वाज वहां पहुंचा था और बिना देर किए उसने भी उस जगह में छलांग लगा दी। नीचे रोशनी आ रही थी चंद्रमा की, परंतु दीवारों से टकराते उसका शरीर तेजी से नीचे गिरता जा रहा था। तभी उस गड्ढे के पास जगमोहन पहुंचा और उसने भीतर छलांग लगा दी। यही वो पल थे जब जुगल किशोर वहां पहुंचा था। उसके दिमाग में से मुकुट मंडरा रहा था जो कि वो भीमा से लेकर उस जन्म से इस जन्म में आया था। अब वो मुकुट उसने हासिल करना था। उसने भी उसी गड्ढे में छलांग लगा दी। उसके बाद सोहनलाल महाजन पारसनाथ ने भी भीतर छलांग लगा दी। छोरे, बाकेलाल राठौर के होठों से चौंका सा स्वर निकला। बाप, मैं तो चला, हम सबों के साथ आए हो। फिर रुस्तम राव और बाकेलाल भी कूदते चले गए। बाकी जो लोग बाहर खड़े थे वह बाहर ही रह गए। ठीक उसी पल गड्ढे के भीतर से मिट्टी आई और समतल ज़मीन बन गई। ऊपर वैसी ही छोटी मोटी घास उगने लगी। वो हिस्सा भी ज़मीन के अन्य हिस्से की तरह हो गया। अब कोई नहीं कह सकता था कि वहाँ कोई मीनार या फर्श रूपी गड्ढा बना था। और वो सब चले गए थे अपने पूर्व जन्म में, जो कि इस धरती पर या उस धरती के नीचे कहीं पर था। वहाँ से भी आसमान, चांद, सूरज और सितारे नजर आते थे और उसी युग का वास्ता इस युग से कतई नहीं था। फिर इस बार तो जुगल किशोर और अर्जुन भारद्वाज भी साथ थे। अर्जुन भारद्वाज जिसकी बीवी रानी और उसका किला पत्थर बना उसकी राह देख रहा था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले भाग यज्ञ में। तब तक के लिए धन्यवाद। You is scared the shit out of me.